जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास से आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है आधुनिक भारत का इतिहास, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। आप अगर अपना बैक ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। इतिहास का वेटेज हर एक एग्ज़ाम में होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आप जानते हैं कि सीधे सीधे आधुनिक भारत के इतिहास से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना होता है। तो आपका ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। आप जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुआ था, कंपनियां ही यहाँ पे आई थी। जो हमारा मॉडर्न इंडिया अगर हम देखें तो अगर हमारा जो देश आगे चल के गुलाम हुआ था तो इन सब कंपनियों का ही योगदान था। अलग अलग देश की अलग अलग कंपनियां आती गईं और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अपना रोज़गार फैलाई, लोगों को अपने अंदर लाई, अपने काम को बढ़ावा दिया। इसी तरह ये लोग धीरे धीरे भारत पे अपनी पकड़ को मजबूत करते गए। तब जाके यहाँ पर इन लोगों का अपना एक साम्राज्य समझिए कि क्रिएट हुआ और हमको गुलाम बनाया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसी क्रम में कि कौन सी कंपनियां आती हैं। तो आप जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों को आपसे एग्जाम क्रम भी पूछ लिया जाता, आगमन का क्रम भी पूछ लिया जाता है, और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इन कंपनियों में कौन सी कंपनियों ने सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री स्थापित की। तो हम वो देखेंगे। तो देखिए, यूरोपीय अगर कंपनियों के आगमन का क्रम पूछे तो देखिए, सबसे पहले जो आए हैं पुर्तगाली आते हैं भारत में। अगर हम कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए हैं? डच। डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आते हैं? डेन। और डेन के बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंपनियों के आगमन का क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आगमन के क्रम में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए आते हैं पुर्तगाली। अगर आगमन का क्रम आपसे पूछा है तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। डच के बाद आते हैं अंग्रेज, या जिसको हम आप इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं या ब्रिटेन, आप जो भी इसको डिनोट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेन यानी डेनमार्क से। उसके बाद आती है फ्रांसीसी कंपनी। तो आप इनके आगमन का क्रम याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ये है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया अंग्रेजी कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। अब हम देखते हैं कि इसी आगमन के क्रम में सबसे पहले अगर हम देखें तो पुर्तगाली कंपनी की हम बात करते हैं। पुर्तगालियों के आगमन के क्रम की हम बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम। तो देखिए, पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। आपने इसका नाम सुना भी होगा कि पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा। अब आपसे पूछ लिया जाता वास्को डिगामा आया कब था? तो यह आया था 1498 में, यानी 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत आता है। अब यह जब भारत आता है वास्को डिगामा तो यह क्या करता है? इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। यानी वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की। कुछ लोग यही सोचते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, नहीं, इसने भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उस समय क्या होता था कि रास्तों का किसी को उतना ज्ञान नहीं था। तो यह जब पहुंचा तो इसने जब जा कहीं और आया था, पहुंच कहीं और गया। या जब पहुंचा तो इसने देखा ये तो भारत है। तो इस तरह यह जिस रास्ते से आया था उसने भारत के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। और इसमें इसका सहायक कौन था? अहमद इब्न मजीद। अहमद इब्न मजीद नामक एक व्यक्ति था जो वास्को डिगामा का सहायक रहा भारत के आने के क्रम में। और कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा तो कालीकट का जो शासक था, जहां पर यह पहुंचता कालीकट नामक बंदरगाह पर, वहां का शासक कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का वहां पर स्वागत किया। अब इसने क्या किया? वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति की। ये क्या किया? यहाँ से काली मिर्च को अपने देश ले गया।
इस शुरुआत में जितनी भी कंपनियां आई थी वो मसालों के लिए ही भारत आई थी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत की गुलामी में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मसालों का है। यानी शुरुआत में जितनी भी कंपनियां आई थी वह मसालों के लिए ही भारत में आई थी। तो इसी तरह वास्को डिगामा भी भारत जब आया था तो उसने क्या किया, उसने काली मिर्च को यहाँ से ले गया और इस काली मिर्च के व्यापार से उसको वहाँ 60 गुना अधिक लाभ हुआ। तब उसको लगा ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से अगर वो 1 रुपये में खरीद रहा है तो वहाँ ले जाकर उसको 60 रुपये में बेच रहा है। तो इस तरह सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आता है? वास्को डिगामा। अब याद रखिएगा कि पुर्तगालियों में इसके बाद आता है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डिगामा के बाद कौन आता है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने क्या किया, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था। अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। यह कब बना था प्रथम पुर्तगाली वायसराय? 1505 ईस्वी में, यानी 1505 में यह बनता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं शांत जल की नीति, का प्रतिपादक कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ही था। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की जो नीति थी इसका प्रतिपादक कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने क्या किया, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु इस पॉलिसी को लाया था। यह जब भारत आया था तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इसके नीचे पड़ता है इंडियन ओशन। इसने इसी इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अब फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद कौन सा पुर्तगाली भारत आता है? तो उसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आप इसको याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने क्या किया, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। लेकिन संस्थापक कौन था वास्तविक शक्ति का? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस फ्रांसीसी गवर्नर ने गोवा को छीना था, तो आप बताएंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। कब? 1510 ईस्वी में। किससे छीना था? बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे इसने गोवा को छीन लिया। और इसने क्या किया, मलक्का एवं हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये मलक्का और हरमुज कहाँ पर है? फारस की जो खाड़ी है उसके मुहाने पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलक्का और हरमुज पर किसने अधिकार किया था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। इसने कोचीन कहाँ पड़ता है? भारत में ही पड़ता है। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया 1503 ईस्वी में। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय या प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता कौन था, तो वह था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कब किया था? 1503 ईस्वी में। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। अब पुर्तगालियों के बाद आपने अगर क्रम ध्यान दिया होगा तो पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं? अगर आपको क्रम अच्छे से याद हो तो आपको पता कि पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच, और डच के बाद कौन से आते हैं? अंग्रेज आते हैं। लेकिन अभी डच के बारे में ना देख के हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब आए यहाँ पर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक वर्ष क्या था या कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अब हम उसको देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना की गई। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 ईस्वी में। कहाँ पर होती है? इंग्लैंड में होती है। किसके द्वारा? एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है इंग्लैंड में। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एक अधिकार पत्र दे दिया जाता है, वो भी 15 वर्ष से होते। क्या होता है, 1599 इसकी स्थापना होती है। उसके बाद दिसंबर 1600 के आसपास क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो ब्रिटेन की क्वीन थी, उन्होंने क्या किया, इसी कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार दे दिया। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स तक। और उस समय भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था?
अकबर था। तो अगर आप याद रखिएगा कि जब महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का अधिकार दिया तो उस समय भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके हर एग्जाम में काम आएगा और सीधे सीधे ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला फैक्ट। 1611 ईस्वी में क्या होता है? कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। तत्कालीन शासक कौन था? जहांगीर। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो आप याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। और जब इन्होंने अस्थायी कारखाना स्थापित किया था उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था जहांगीर। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। यानी इनका प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित होता है? सूरत में 1613 ईस्वी में। तो ये आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम अस्थायी कारखाना इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? तो किया था मसूलीपट्टनम में। कब किया था? 1611 ईस्वी में। लेकिन प्रथम अस्थायी कारखाना इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? तो वह किया था सूरत में। सूरत में कब किया था? 1613 ईस्वी में। और इन्होंने जब 1611 में किया था तो उस समय भी जहांगीर था और इस समय भी जहांगीर ही था। तो आपने देख लिया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था आपने उसको देख लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या फैक्ट दिया गया है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया, उसको देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। यानी ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मूल नाम आप याद रखिएगा, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। इसका संस्थापक कौन था? काल्वर्ट। काल्वर्ट कौन था? लुई 14वां का मंत्री था। इसका निर्माण भी राज्य द्वारा हुआ था। इस कंपनी हेतु जो धन दिया जा रहा था खर्च के लिए वो भी राज्य दे रही थी। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन था? काल्वर्ट। काल्वर्ट ये कौन था? ये लुई 14वां का मंत्री था। लुई 14वां फ्रांस का शासक था। यानी इस तरह इस कंपनी का निर्माण राज्य के द्वारा हुआ। इस कंपनी के लिए खर्च जो धन भी दिया जाता था वह भी राज्य ही देता था, यानी फ्रांसीसी सरकार ही देती थी। 1667 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना होता है। फ्रांसिस कैरो नाम का एक व्यक्ति था जो अभियान दल के साथ भारत कब रवाना होता है? 1667 ईस्वी में। आप इस घटना को याद रखिएगा। फिर 1668 ईस्वी में क्या होता है? सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना कहाँ हुई, तो सूरत में हुई है 1668 में। तो याद रखिएगा प्रथम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह भी हुई थी सूरत में। और प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह भी हुई सूरत में 1668 ईस्वी में। और इन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। कब? 1669 ईस्वी में। पहली फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहली फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में 1668 ईस्वी में। दूसरी इन्होंने स्थापित की मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने कब स्थापित की? तो ये आप याद रखिएगा 1669 ईस्वी में। तो आप इस बेसिक फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, उस महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। तो हम उसको देखते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉब चारनाक। और इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के लिए जो हुगली थी, पहले अंग्रेजों का व्यापार केंद्र कहाँ था? हुगली था। लेकिन हुगली के स्थान पर सूतानाती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो वो था जॉब चारनाक। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, जॉब चारनाक। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोच्चि थी वह ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कब सम्मिलित हुआ, तो वह हुआ 1814 में, यानी 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम के प्रोडक्शन हेतु
कौन सा राज्य अग्रणी था या फेमस था? तो वह था बिहार। अब पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? थॉमस बेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था या किस अंग्रेज ने हराया था, तो वह था थॉमस बेस्ट ने। कहाँ पर? स्वाली पर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यानी यही हुगली जो पहले व्यापार केंद्र थी सूतानाती से पहले, तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? इसी हुगली को, तो अभी पुर्तगाली थी। आपने इसको देख ही लिया कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर है डच, फिर है ब्रिटिश या अंग्रेज, फिर है डेन, फिर है फ्रांसीसी। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। हम देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि दी गई है इसमें, हम उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या फैक्ट दिया गया है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली। यानी भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। कब आई थी? 1498 ईस्वी में। अब भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो वह भी थी पुर्तगाली। कब गई थी? 1961 में, यानी 1961 में। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था, तो वह किया था पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कन्नूर में। यानी पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो वह की थी कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किसने किया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुगली में स्थित पुर्तगाली जो बस्ती थी उसको पूरी तरह किसने नष्ट कर दिया था, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। इसी ने इसको नष्ट किया था। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना का स्थल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो मसूलीपट्टनम में। यानी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने किया था मसूलीपट्टनम ने। पीपली जो है एक स्थान है, पीपली या डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना स्थल थी 1627 ईस्वी में। लेकिन डचों ने, अगर पूछा जाए कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी या प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वह हुई थी पीपली में। कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। दोस्तों अब हम देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो देखिए, एग्जाम में आपसे दो फैक्ट और पूछ लिया जाता है। दो फैक्ट ये पूछा जाता है कि कंपनियों के आने का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनके आने का क्रम पूछ लिया जाता है, उनके कंपनी की स्थापना का भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, कंपनियों के आने के क्रम में और स्थापना के क्रम में थोड़ा सा अंतर, आप उसको देख लीजिए। तो देख लीजिए, देखिए सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, डच के बाद आए थे ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेन वाले यानी डेनमार्क वाले, उसके बाद आए हैं फ्रांसीसी। बस कंपनी की स्थापना के क्रम में ये जो अंग्रेज पहले दूसरे तीसरे नंबर पे थे, आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। आने के क्रम में अगर आप देखें तो अंग्रेज तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में अंग्रेज दूसरे नंबर पे हो जाते हैं। बाकी पूरा क्रम वही है, यानी आने के क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेन और फ्रांसीसी, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में पुर्तगाली, डच ना होकर पहले हो जाते हैं अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनमार्क वाले, फिर फ्रांसीसी। बस आप इतना याद रखिएगा, आने के क्रम में और स्थापना के क्रम में। अब हम देख लेते हैं कि इनकी आने और स्थापना के क्रम की अगर हम बात करें, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनकी आने और स्थापना क्रम को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1498 ईस्वी में आई थी पुर्तगाली कंपनी। यानी पुर्तगाली कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी? तो हुई थी 1498 ईस्वी में, 1498 में। अब पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्टोदो दी इंडिया। यानी पुर्तगाली कंपनी का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो वह नाम था एस्टोदो दी इंडिया।
ये सबसे पहले भारत में स्थापित हुई थी। दूसरे नंबर पर अपनी कंपनी स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने कब? 1599 में। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? थोड़ा लंबा नाम है, आप देख लीजिए। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद हम देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? वेरिंग दी ओस्ट इंदेश कंपनी। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है वेरिंग दी ओस्ट इंदेश कंपनी। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। यानी डेनमार्क वालों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब की थी? 1616 में की थी। और फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी कब स्थापित की थी? 1664 ईस्वी में। उनका नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी स्थापित की 1664 में, और फ्रांसीसी कंपनी का नाम था देश इंदेश ओरिएंटलेस। तो आपने देख लिया जो विभिन्न कंपनियां आई थी, इनकी स्थापना का क्रम क्या था। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई थी जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उन संधियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वह हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वह हुई थी 16 अगस्त 1765 को। यानी पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि जो होती है वो 4 दिन बाद होती है 16 अगस्त 1765 को। अब इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है वो किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। लेकिन इलाहाबाद की अगर पूछा जाए दूसरी संधि कब होती है, तो दूसरी संधि जो होती है अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होती है। तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है वो अंग्रेज तो थे पहली संधि में, लेकिन मुगल सम्राट कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी तो उसमें भी अंग्रेज था, लेकिन उस समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। तो इसके साथ होती है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मंगलोर की संधि की। मंगलोर की संधि कब होती है? 1784 में, यानी 1784 में होती है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होती है। यानी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच कौन सी संधि होती है? तो वह होती है मंगलोर की संधि। अब हम बात करते हैं मद्रास की संधि की। तो मद्रास की संधि जो होती है वो 1769 में होती है, यानी 1769 में। मद्रास की ट्रीटी होती है 1769 में। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। यानी हैदर अली अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि होती है? मद्रास की, 1769 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो वह होती है 1782 में, यानी 1782 में, अंग्रेज और मराठों के बीच। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच। दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण जो संधियां थी उसको हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट और दिए गए हैं। जो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे वो कहाँ थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डचों के व्यापारिक केंद्र किन किन स्थानों पे तो थे, तो आप याद रखिएगा डचों के जो व्यापारिक केंद्र थे, एक तो था नागपट्टनम में, नागपट्टनम के बाद चिंसुरा, चिंसुरा के बाद मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम के बाद सूरत, सूरत के अलावा पीपली, पीपली के अलावा भरूच, भरूच के अलावा आगरा, आगरा के अलावा कोचीन, कोचीन के अलावा अहमदाबाद। यानी डचों के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे लगभग इन जगहों पे थे। अब हम देखते हैं कुछ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुए थे, उस संघर्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुए थे उसको हम देख लेते हैं। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1746-48 में हुआ था। यानी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 में हुआ था। चला कब तक था? 48 तक, यानी 2 साल तक। अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। क्या हुआ था कि अंग्रेज कैप्टन कौन था? बर्नेट उस समय अंग्रेज कैप्टन था। उसने क्या किया? अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। यही जो फ्रांसीसी जहाज़ों पर उसने अधिकार कर लिया था, यही कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक
कारण बना। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। उस समय विश्व में ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था, तो यह कर्नाटक का जो युद्ध था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग कंट्री है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया, तो आप उसको याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग कंट्री हैं। अब जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, उस कर्नाटक के अगर हम प्रथम युद्ध के बारे में देखें तो देखिए, एक संधि होती है एक्सला-शाफेल की संधि। यह कब हुई थी एक्सला-शाफेल की संधि? 1748 ईस्वी में होती है। एक्सला-शाफेल की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1748 ईस्वी में। इसके तहत क्या होता है? एक्सला-शाफेल की संधि के तहत ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था वह समाप्त हो जाता है। यानी ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार की युद्ध था वो समाप्त हुआ था एक्सला-शाफेल की संधि के तहत, जो 1748 में होता है। उसी से ये कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो भी समाप्त मान लिया जाता है। अब एक होता है वांडीवास का युद्ध। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ था। कब हुआ था? 1760 में, जनवरी में। तो अगर आपसे पूछा जाए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। किससे किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हायरकोर्ट ने। और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंटी लाली ने। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज विजेता रहे थे। यानी वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया हायरकोर्ट ने, और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया काउंटी लाली ने। लेकिन इसमें विजेता कौन थे? तो वो थे अंग्रेज। तो अब इसको याद रखिएगा कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट ही पूछा जाता है। आप कोई भी, चाहे वनडे का, आप चाहे किसी वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हों, या आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हों, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्टेट पीएससी या आरओ किसी की भी आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज से यानी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन जो पूछे होते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं उसमें सीधे सीधे आपसे फैक्ट ही पूछा जाता है। और आपको इन चार ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें आपको एक ना एक सही करना होता है। आपको देखिए, सिलेक्शन लेना है तो आपको पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा। कहानी तो आप आराम से किसी भी बुक से उठा के पढ़ सकते हैं, आप कहानी पढ़िए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको चीज़ों को पॉइंट वाइज और कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हो तो वहाँ कन्फ्यूजन बहुत बड़ी मात्रा में क्रिएट हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि देखिए, ये जो बुक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बुक घटना चक्र की है। ये बुक है घटना चक्र की, जो चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में दिया गया है। ये बुक किसकी है? घटना चक्र की बुक है, और चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में इसमें चीज़ें दी गई हैं। आप इसको किसी भी बुक स्टॉल से आसानी से ले सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे इसको आपको आराम से मिल जाएगा। 5-6 खंड में इसकी बुकें आती हैं, तो ये इतिहास वाला खंड है, यानी हिस्ट्री वाला खंड हमें आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम इस बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें चीज़ें पॉइंट वाइज दी गई हैं, और आपसे एग्जाम में पॉइंट वाइज चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो आप अगर नए भी बच्चे होंगे या जो बच्चे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, तो नए बच्चे होंगे उनको भी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, और जो बच्चे पहले ही इतिहास पढ़े होंगे तो उनको रिवीजन करने के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। तो आप इसको ले भी सकते हैं। बाकी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको लेके रख लीजिए। आप 2-3 बार खुद से पढ़िएगा और वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष दिया गया है कि यानी मतलब उस डेट में या उस ईयर में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, अब उसको देख लेते हैं। तो देखिए, 1505 में यानी 1505 अगर हम देखें तो 1505 में क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, आप उसको देख लीजिए। 1505 में तो इस समय क्या होता, 1505 में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसको आपने पहले भी पढ़ा है कि 1505 में पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने किया अज्जीदियू और कन्नानौर, जिसको हम बोलते हैं कन्नूर, इसमें पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता था। तो अगर आपसे पूछा जाए अज्जीदियू और कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्या होता, 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक कौन था? नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था। तो अगर आपसे पूछा जाए 1529 से लेकर 38 के बीच पुर्तगाली गवर्नर कौन था, वह था नीनो डी कुन्हा। आप इसको याद रखिएगा।
और इसके बाद हम देखते हैं 1534 ईस्वी में क्या होता है। बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। 1534 के आसपास बंगाल का एक शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह। इसने क्या किया? सतगांव और चटगांव, दो स्थान थे, एक था सतगांव एक था चटगांव। यहाँ पर पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस बंगाल के शासक ने सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दी थी, तो आप इसको याद रखिएगा, गयासुद्दीन महमूद शाह। या कहाँ का गवर्नर शासक था? तो बंगाल का शासक था। अब क्या होता है हम देखते हैं 1961 में कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है, उसको हम देख लेते हैं। 1961 में इस समय क्या होता है? मैनुअल एंटोनियो वास्लेया सिल्वा या गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। यानी पूछा जाए 1961 के आसपास गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो मैनुअल एंटोनियो वास्लेया सिल्वा। और क्या होता है? पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो जाता है। यानी 1961 में क्या हुआ था? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1947 यानी 1937 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन 1961 तक यानी 1961 पर गोवा पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था। और वहाँ पर गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटोनियो वास्लेया सिल्वा। तो उस समय पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन कर दिया गया। तो उस समय अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो इस व्यक्ति को आप याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कुछ और फैक्ट दिया गया है दोस्तों, हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ और फैक्ट दिया गया है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए 1661 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई, 1661 में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि चार्ल्स द्वितीय कौन था? इंग्लैंड का सम्राट बना। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का सम्राट कौन था? चार्ल्स द्वितीय। और कैथरीन कौन थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो 1661 में क्या होता है? चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यानी विवाह किससे कर दिया जाता है? कैथरीन से कर दिया जाता है, जो कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी। और चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई मिल जाता है। जैसे लगता था कि बम्बई इनका अपना था। भाई ये लोग दहेज में बम्बई को ही दे दिए। आजकल दहेज में गाड़ी घोड़ा मिलता है, इन्होंने पूरे बम्बई को ही दे दिया। ऐसा लगता था बम्बई इनके बाप का है, लेकिन क्या करेंगे भैया, उस समय इन लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने क्या किया? एक तो अपनी राजकुमारी भी दे दी कैथरीन, बुरसे बम्बई भी दहेज में दे दिया। अब इस चार्ल्स द्वितीय बम्बई को लेके करता क्या? भाई उसको तो जाके ब्रिटेन में रहना था। तो उसने क्या किया? 1668 ईस्वी में इसी बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या होता है कि पुर्तगालियों ने क्या किया? बम्बई को दहेज में दे दिया कैथरीन से विवाह करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय को तो रहना था इंग्लैंड में, तो लेकर करता क्या? उसने क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर 1668 ईस्वी में इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे देता कि लो भैया आप यहाँ अपना पर राज करो, अपनी फैक्ट्री स्थापित करो, हमको सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराया इस बम्बई से चाहिए। बस उसको सिर्फ इतने से मतलब था, राजकुमारी भी ले गया और पैसा भी ले गया। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उस फैक्ट को देख लेते हैं। इसे फैक्ट के बाद आपका वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हम जल्दी से। तो देखिए रणजीत सिंह ने क्या किया? एक शासक थे पंजाब के रणजीत सिंह, इन्होंने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाना कहाँ स्थापित किया था? लाहौर और अमृतसर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रणजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद से संबंधित कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो लाहौर में भी किया था और अमृतसर में भी किया था। आमेर के सवाई जय सिंह ने क्या किया? यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद करवाया था संस्कृत भाषा में। आमेर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। इन्होंने क्या किया? यूक्लिड का जो रेखा गणित के जो तत्व थे इसका अनुवाद किस भाषा में करवाया था? संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाला मुस्लिम शासक का नाम टीपू सुल्तान। यानी श्रृंगेरी मंदिर जो था वहाँ पर किसकी मूर्ति ली गई थी? शारदा देवी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा का निर्माण कराने के लिए धन देने वाला अगर पूछा जाए मुस्लिम शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त कब किया था? 1818 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि मराठों में पेशवाई जो होती थी वो मराठों में होती थी, इसको समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब किया था? 1818 यानी 1818 में। दी पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। किसने किया था?
जॉर्ज एलन ने किया था इलाहाबाद से। यानी दी पायनियर समाचार पत्र का पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1865 में इलाहाबाद से। करने वाला कौन था? जॉर्ज एलन। 1878 ईस्वी में क्या होता? देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अगर आपसे पूछा जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए एक कब आया था? यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? सबसे पहले आप याद रखिएगा 1878 में। इससे बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका थी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप इसके यहाँ तक की चीज़ों को आप आसानी से वीडियो को सुन लीजिएगा और आप इस बुक को, जो घटना चक्र की जो बुक है, आप इसको ला के आराम से रखिए। आप इसको सेल्फ भी पढ़िए, क्योंकि देखिए 2-3 बार जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तभी आपको फैक्चुअल डाटा याद होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपसे यहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो सीधे सीधे पॉइंट वाइज आपको पढ़ाना, इसलिए टू दी पॉइंट हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। दुनिया भर के ज्ञान को लेके या दुनिया भर की जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, सक्सेस। अगर आप सफल हैं तभी आप ठीक हैं। और आप जितने लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं? सब लोग सक्सेस ही तो होना चाहते हैं। जो जिस भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहा हो वो अपने अपने एग्ज़ाम में सफल होना चाहता है। तो मेरा पढ़ाने का इसलिए उद्देश्य भी है पॉइंट वाइज। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको बहुत विस्तार से कहानी नुमा इसको बढ़ा चढ़ा के जैसे भी हो हंसी मजाक के साथ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना। मैं चाहता हूँ मैं आपको आधे घंटे ही पढ़ाऊँ, 1 घंटे ही पढ़ाऊँ, लेकिन उस आधे घंटे में आपको वैल्यूएबल फैक्ट दे सकूँ जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं इसको इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये जो घटना चक्र की बुक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें अपने हिसाब से वो रखा गया है। और लगभग मैंने इसको देखा, इसमें जितने भी फैक्ट डाले गए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया है और मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप पॉइंट वाइज पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपके पास समय हो तो आप बहुत से मार्केट में बुक हैं, आप उसको भी ले लीजिए, आप कहानी नुमा पढ़िए। बाकी मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। वीडियो को अपने 2-3 बार देख लीजिएगा और इस बुक को भी पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपके भाई बहन हो घर में, अगर वो भी तैयारी कर रहे हो तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। बाकी अगर आपके कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आपको कोई चीज़ें, कोई फैक्ट ना समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।